Hello friends, welcome back to my another video guys. I hope you all are well. गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्लिप ऑन शू का अपर का स्टैंडर्ड हम किस तरीके से तैयार करते हैं। आज की वीडियो टोटली इसी के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि स्लिप ऑन शू किसे कहते हैं, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिस तरीके की डिज़ाइन आपको, जिस तरीके का जूता आपको इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं स्लिप ऑन शूज़। इट इज़ वन ऑफ द शूलेस फुटवियर, जिसे हम कह सकते हैं कि बिना फीते वाला जूता कहा जाता है इसे, और इसे हम कैजुअल शूज़ की कैटेगरी में रखते हैं। इस तरीके के जूते को मोस्टली लोग ऑफिसेस के लिए और पार्टीज़ के लिए यूज़ करते हैं। फॉर्मल कपड़े के साथ इसे पहनना पसंद करते हैं, और इसे कैजुअल गारमेंट्स के साथ भी हम पहन सकते हैं। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट कर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से हम स्लिप ऑन शू की डिज़ाइन बना सकते हैं। जो शू आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हम इसी की डिज़ाइन बनाएंगे, हम इसी का अपर का स्टैंडर्ड बनाएंगे आज की वीडियो में। ओके, सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि गाइस, मैं जो मीन फॉर्म यूज़ करता हूं और अभी तक की जो मैंने वीडियोस में मीन फॉर्म यूज़ की है, मेरे मीन फॉर्म का जो साइज़ है वो है 6 और लास्ट STD G1 है। मैं वैसे अगर देखा जाए तो जो स्टैंडर्ड साइज़ माना जाता है वो माना जाता है 7 साइज़, लेकिन मैं मीन फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ 6 साइज़ की। मैंने यहाँ पे 7 साइज़ की जो SLL होती है, 7 साइज़ की SLL जो होती है वो होती है हमारी 271 mm। बिकॉज कि मैं 6 साइज़ का लास्ट यूज़ किया था मैंने मीन फॉर्म बनाने के लिए, तो मेरी मीन फॉर्म भी जो है वो 6 साइज़ की है। इसी केस में उस केस में मेरी जो SLL होगी मीन फॉर्म की या फिर लास्ट की, वो होगी 262.5 mm। तो मैं जो भी कैलकुलेशन करूँगा पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए, और जहाँ पर भी मुझे SLL को ऐड, मल्टीप्लाई या फिर सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो मैं 262 mm को करूँगा। अगर आप 7 साइज़ या 8 साइज़ का लास्ट यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आप 271 mm यूज़ करेंगे 7 साइज़ के केस में। अगर आप 8 साइज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 8.46 mm ऐड करेंगे। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मीन फॉर्म को एक प्लेन पेपर पर ट्रेस करना है हमें सिंपली। मीन फॉर्म को ट्रेस करते टाइम जो भी पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं, लाइक बैम पॉइंट, बैक हाइट पॉइंट एंड काउंटर पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियरली हमें मार्क करने हैं। यहाँ पे ये जो हमारी इनसाइड की जो मार्किंग है, इसे भी हमें ट्रांसफ़र करना है जब हम मीन फॉर्म को ड्रॉ करते हैं फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड्स। ये बैम पॉइंट, बैक हाइट पॉइंट, काउंटर पॉइंट, इस मीन फॉर्म में मैंने दोनों पॉइंट्स मार्क किए हैं। जो हमारा काउंटर पॉइंट था, काउंटर पॉइंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। जस्ट उससे काउंटर पॉइंट यानी CP जो पॉइंट होता है हमारा, उससे 12 + 12 mm हम ऊपर बैक हाइट पॉइंट निकालते हैं। इस तरीके से हमने इसे ट्रेस कर लिया है। ट्रेस करने के बाद अब सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो ये है कि इस लाइन को हमें स्ट्रेट करना है। जहाँ तक ये हमारा रेस पॉइंट है, जहाँ तक ये टच हो सकता है, वहाँ तक स्केल को रखिए और बैम पॉइंट के साथ इसे स्ट्रेट कर दीजिए। सेम यही प्रोसेस हमें फॉलो करना है बैक साइड में, यानी इन स्टेप पॉइंट की साइड में। जहाँ तक ये पॉइंट टच हो सकता है वहाँ तक इसे टच कीजिए और इस लाइन को स्ट्रेट कर दीजिए। ओके, अब इसके बाद जो अभी तक हम प्रोसेस फॉलो करते आ रहे थे वही करेंगे, यानी कि सेंटर लाइन, यहाँ से एक सेंटर लाइन हम ड्रॉ करेंगे मीन फॉर्म पे। उसके लिए हम स्केल को 90 डिग्री के एंगल पे रखेंगे। सबसे पहले तो इस वाली लाइन के, यानी ये जो लाइन हमने स्ट्रेट की है, इस लाइन के पैरेलली स्केल को रखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। अब इस वाली लाइन के पैरेलली हम स्केल को इस तरीके से रखेंगे और बैम पॉइंट से एक और लाइन हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। इसके बाद अब
इन दोनों लाइंस के बीच का जो गैप है, मैं इसे नाम देता हूँ ए लाइन और इसे मैं लिखता हूँ बी। तो ए बी लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम मेज़र करेंगे। इट इज़ 26 mm। अब 26 mm इसके जो गैप है वो है दोनों लाइन के बीच का, तो इसका जस्ट हाफ कितना हो जाएगा, 13 mm। तो 13 mm पे मैं एक पॉइंट मार्क करूँगा। ये पॉइंट मुझे मिल चुका है, विच इज़ दिस पॉइंट इज़ द हाफ पॉइंट ऑफ ए बी लाइन। अब इस पॉइंट को मैं बैम पॉइंट से मिला दूंगा, लाइक दिस। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ V और इस एंड पॉइंट को मैं नाम देता हूँ X। ठीक है, तो अब ये जो V और X वाली लाइन है, VX लाइन को हम मेज़र करेंगे अगेन। इसको जब मैंने मेज़र किया है तो इसका जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो है 80 mm। अगेन हम इसका हाफ लेंगे, दैट विल बी 40 mm। तो 40 mm पे मैं एक पॉइंट मार्क करूँगा। इस पॉइंट को मार्क करने के बाद मैं बैक हाइट पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दूंगा। इसे मिलाते टाइम ये आपको ध्यान रखना है कि काउंटर पॉइंट से इसे नहीं मिलाना है, बैक हाइट पॉइंट से मिलाना है, लाइक दिस। ये है हमारा बैक हाइट पॉइंट, और ये है काउंटर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड CP। ठीक है गाइस, अब इसके बाद हमें कुछ रिडक्शंस करने हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बैक हाइट पॉइंट से हम -2 या फिर 3 mm रिड्यूस करते हैं। और सीट पॉइंट पे, ये है हमारा सीट पॉइंट, इस सीट पॉइंट पे हम +1 mm करेंगे और यहाँ काउंटर बैक हाइट पॉइंट पे हम -2 mm रिड्यूस करेंगे। तो इसे रिड्यूस करते हुए कर्व को मेंटेन करेंगे स्लोली। अब इसके बाद, क्योंकि स्लिप ऑन हम जो अपर बना रहे हैं, अपर की जो डिज़ाइन बना रहे हैं, ये हम स्लिप ऑन की डिज़ाइन बना रहे हैं, तो स्लिप ऑन के केस में लेसेस नहीं होते हैं, इट्स विदाउट लेसेस फुटवियर। तो उस केस में हमें जो ओपनिंग होती है शूज़ की, ये ओपनिंग, इसका भी ध्यान रखना होता है कि ये ओपनिंग सफिशिएंट होनी चाहिए, जिससे कि हम पैर को आसानी से जूते के अंदर डाल सकें और निकाल सकें। इसके लिए मैं यहाँ से बैक हाइट पॉइंट से जो मैंने रिड्यूस किया है वहाँ से 135 mm फिल करूँगा डिस्टेंस, यानी 135 mm मेज़र करूँगा। और इन स्टेप वाली लाइन पे, ये वाली जो लाइन थी, इस वाली लाइन पे मैं 135 mm पे एक पॉइंट मार्क करूँगा और इस पॉइंट को बैक हाइट पॉइंट से मिला दूँगा। बिकॉज कि मैं 6 साइज़ की मीन फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं जो स्टैंडर्ड बनाऊँगा वो भी 6 साइज़ का होगा, इसीलिए मैंने ये जो लेंथ ली है ये है मेरी 135 mm। अब साइज़ के हिसाब से आप इसमें +5 mm और -5 mm कर सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ 135 mm। ठीक है, जो भी मेज़रमेंट्स मैं लिखूँगा वो सभी मेज़रमेंट्स mm में होंगे, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो बैक हाइट पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 135 mm। अब ये जो VX लाइन है, इसी लाइन के बिल्कुल पैरेलली यहाँ पे जो हमने पॉइंट मार्क किया है, इस पॉइंट को मैं P पॉइंट नाम देता हूँ। सपोज़ ये हमारा P पॉइंट है। अब P पॉइंट से बिल्कुल VX लाइन के पैरेलली हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी बेस लाइन यानी कि फेदर लाइन तक मीट करेगी। अब इस पॉइंट को मैं V' नाम देता हूँ। ये हमारा P पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारा V' पॉइंट। इसके बाद P पॉइंट से अगेन हमें 35 mm का डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क करना है, यानी P पॉइंट से जस्ट 35 mm।
35 mm 35 mm पर मैंने एक पॉइंट मार्क किया है, जिसे मैं नाम, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए, जिससे कि आपके समझने के लिए इजी रहेगा, मैं इसीलिए यहाँ पे नाम दे रहा हूँ। इसे मैं इसे P डबल डैश नाम देता हूँ। ठीक है, ये P हो गया, P डैश हो गया और P डबल डैश। अब P डबल डैश पॉइंट से हमें 45 mm पर एक पॉइंट मार्क करना है। फोर्टी या फिर 45 mm आप इसमें डिस्टेंस ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 40 mm पर एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। अब 40 mm पर इस लाइन को, यानी P डैश से एक लाइन ड्रॉ करेंगे 40 mm का डिस्टेंस पे। इस लाइन को हम नाम देते हैं A लाइन। ठीक है, ये हमारी A लाइन है। इस लाइन का जो डिस्टेंस था दैट वाज 40 mm। अब इसके हिसाब से भी, बिकॉज मैं 6 साइज़ की मीन फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने 40 mm लिया है। आप साइज़ के हिसाब से 5 mm प्लस माइनस कर सकते हैं। अब ए पॉइंट से इस लाइन के पैरेलली, किस लाइन के, जो P डबल डैश से ए लाइन हमने ड्रॉ की है, ये वाली लाइन, इस लाइन के पैरेलली मैं स्केल को यहाँ पे रखूँगा और इस लाइन के P डबल डैश और ए लाइन के 90 डिग्री के एंगल पे मैं 20 mm की एक लाइन ड्रॉ करूँगा। तो ये 20 mm पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पे। इसके बाद इस लाइन को मैं आगे बढ़ाते हुए अपने काउंटर पॉइंट से मिला दूंगा, लाइक दिस। ओके गाइस, तो इस लाइन को हमने मिला दिया। अब ये है हमारी A डबल डैश, ये थी ए लाइन, और ये हो गई हमारी A डैश या A डबल डैश, जो भी आप ठीक समझें। इसके बाद नेक्स्ट इस लाइन को यहाँ तक मिलाते हुए P लाइन तक हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद अब जो भी, जिस साइज़ की मीन फॉर्म अगर आप यूज़ कर रहे हैं, 8, 7 या फिर वॉट एवर, जो भी साइज़ है, उसके हिसाब से आपकी जो लास्ट लेंथ होगी उसका हम करेंगे 1/4 इंटू SLL। 1/4 इंटू SLL यानी 1/4 इंटू मेरी जो मीन फॉर्म है उसकी लास्ट लेंथ है, मैंने आपको बताया था, दैट इज़ 262.5 mm। 262.5 mm। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा मेरा 262.5 समथिंग। ठीक है, नॉट 5, सॉरी, ये आएगा मेरा 65.6 समथिंग। तो मैं इसे राउंड फिगर करके 66 mm मान के चलूँगा। अब यहाँ से जो हमारा सीड पॉइंट था, वहाँ से मैं 66 mm पर एक पॉइंट मार्क करूँगा और इस लाइन के पैरेलली, यानी इस लाइन के 90 डिग्री के एंगल पे मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा, जो कि मेरी बैक हाइट वाली लाइन, यानी कि जो ए पॉइंट से लेकर बैक हाइट पॉइंट तक की जो लाइन है, उस लाइन से उसे मीट करूँगा। मैंने यहाँ पे इस लाइन को मिला दिया है। इसके बाद इसमें टो कैप हम बना सकते हैं। टो कैप डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन स्लिप ऑन के केस में टो कैप ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके लिए यहाँ पे मैं इसमें एप्रन बनाऊँगा। 2 कंपोनेंट हम बना देंगे, एक ये हो जाएगा हमारा प्लग और ये हो जाएगा हमारा एप्रन। तो एप्रन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इस लाइन को कंटिन्यू करके मैं स्ट्रेट लाइन से मिला दूंगा। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो शू आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, हम इसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो इसकी डिज़ाइनिंग में ये जो बॉटम कंपोनेंट्स है, इसे हम कहते हैं
एप्रन और इसे ऊपर को प्लग, या फिर आप चाहें तो इसे पूरे ही दोनों कंपोनेंट को मिलाकर हम बैम्प भी कह सकते हैं। अब इस एप्रन को बनाने के लिए मैं टो पॉइंट से, यानी मैं इसे टी नाम देता हूँ इस पॉइंट को, ये हमारा टी पॉइंट से 20 mm अंदर की साइड, 20 mm अंदर की साइड एक पॉइंट मार करेंगे। अब डिवाइडर में 20 mm का डिस्टेंस हम फिल करेंगे। डिवाइडर में 20 mm का डिस्टेंस फिल करने के बाद इस लाइन के पैरेलली हम इसे लेकर जाएंगे। पी डैश पॉइंट तक हम इसे यहाँ तक लेकर आएंगे। ठीक है, अभी इसे हम ड्रॉ नहीं करेंगे, जस्ट हमने इसे मार्क किया है। इसकी मार्किंग करने के बाद डिवाइडर से लेंथ इसकी मेज़र करने के बाद अब इसमें सबसे पहले हम बैम्प कंपोनेंट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारी ऑलमोस्ट जो कंस्ट्रक्शन लाइन थी उन सभी का काम हमने कंप्लीट कर लिया है। ये डिस्टेंस है हमारी 20 mm। ओके, अब यहाँ से कुछ 2 पॉइंट्स और हैं जो हमें मार्क करने हैं। पहला पॉइंट ये है कि P से लेकर P डैश तक की जो लाइन का डिस्टेंस है वो हमें मेज़र करना है, यानी P पॉइंट से P डैश तक का डिस्टेंस हमें मेज़र करना है। ये है हमारा 98 mm। अब जस्ट इसका हाफ लेंगे, P से लेकर P डैश तक जस्ट इसका हाफ ना लेकर, हाफ नहीं लेना है हमें, अब हमें इसका करना है 1/4 इंटू 100 mm। P पॉइंट से लेकर P डैश पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है 100 mm, तो 1/4 100, 1/4 इंटू 100। अब इसे हम ये है मेरा 20, ये 19 के समथिंग कुछ आया है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार करूँगा। दिस इज द 1/4, दिस इज द 1/4 ऑफ दिस लाइन। अब P डैश पॉइंट से एक पॉइंट 9 to 10 mm के डिस्टेंस पे मैं एक पॉइंट मार करूँगा। दिस इज माई 10 mm। ओके, सो ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है, अब यहाँ से इसे राउंड करना स्टार्ट करेंगे। इसे कर्व देंगे और ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जो 2 पॉइंट हमने मार्क किए हैं, अब ये हमारी जो लाइन आएगी वो इन दोनों पॉइंट से मिलकर जानी चाहिए। As you can see here। नेक्स्ट, इसके बाद ये जो पॉइंट हमने ये एक लाइन ड्रॉ की थी बैक हाइट पॉइंट से मिलाते हुए, अब इस लाइन से 2 से 3 mm नीचे हम एक पॉइंट मार्क करेंगे, 2 से 3 mm नीचे, और बैक हाइट पॉइंट से इस कर्व को फॉलो करते हुए लेकर आएंगे। बट ये काम हमें फ्री हैंड करना है विद एक्यूरेसी। अब यहाँ से इस पॉइंट को उठाते हुए लेकर जाएंगे और P डबल डैश वाले पॉइंट तक लाने के बाद
ऐसे हल्का सा कर्व में हम इसे टर्न कर देंगे। समथिंग लाइक दिस। इसके बाद टंग को ड्रॉ करेंगे। अब गाइस इसके बाद हम प्लग को ड्रॉ करेंगे। प्लग और एप्रन दोनों कंपोनेंट्स बनाएंगे। Similarly, just like this. This is our apron and this is our plug. Next, we have another component that is back strap. अगर आप इसमें बैक स्ट्रैप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसमें सिंपली इस तरीके से काउंटर बना सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन देकर, जिस तरीके से हील ग्रिप बनाते हैं उसी तरीके से। बट मैं यहाँ पे बैक स्ट्रैप बनाऊंगा। तो बैक स्ट्रैप बनाने के लिए बैक हाइट पॉइंट से जो हमने रिडक्शंस किए थे वहाँ से 9 to 10 mm पर एक पॉइंट मार्क करेंगे और सीट पॉइंट पर 15 mm पर एक पॉइंट मार्क करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को कर्व के साथ हमें मिलाना है। Like this. इसके बाद ये हमारी टैब है या फिर इसे टंग कहते हैं, टंग या टैब दोनों कुछ भी कह सकते हैं। और ये है हमारा क्वार्टर, ये है हमारा प्लग या फिर बैम्प एंड दिस इज़ आवर बैक स्ट्रैप। अब जहाँ पे टंग और क्वार्टर दोनों पॉइंट आपस में मीट करते हैं वहाँ से उसी पॉइंट से हमें 5 mm ऊपर एक पॉइंट मार्क करना है और जस्ट 5 mm डाउन हमें एक पॉइंट मार्क करना है। इसके बाद इस वाले पॉइंट पे यानी कि जो ए पॉइंट हमने मार्क किया था उससे 1 mm या फिर 1.5 mm ऊपर स्केल को रखकर इस तरीके से स्टिचिंग शो करनी है। सेम यही काम हमें करना है बॉटम लाइन पे। इस तरीके से हमें स्टिचिंग को शो करना है और ये होगी हमारी इलास्टिक की मार्किंग। यहाँ पे इलास्टिक अटैच होगी तो ये इलास्टिक का कंपोनेंट भी बन जाएगा यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद इसे हम स्टिचिंग शो कर लेते हैं कि किस कंपोनेंट में हमें अंडरले देना है और किस कंपोनेंट में हमें फोल्डिंग अलाउंस ऐड करना है।
इसके बाद जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ फैंसी स्टिच भी दी हुई है। तो उस फैंसी स्टिच को देने के लिए हम डिवाइडर में 10 mm का गैप फिल करेंगे और इस टॉप लाइन से हम इसी के पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करेंगे, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे हम फैंसी स्टिचिंग शो करेंगे। अब ये है हमारा बैम कंपोनेंट, तो बैम के ऊपर स्टिचिंग आएगी। बट क्वार्टर में भी हम यहाँ पे स्टिचिंग शो करेंगे। ये हमारी फैंसी स्टिचिंग होगी। ये किसी भी कंपोनेंट को यूनाइट नहीं करेगी, बट जस्ट फॉर द अपीयरेंस ऑफ द फुटवेयर वी आर गिविंग दिस स्टिचिंग। अगर आप चाहें तो ये फैंसी स्टिचिंग को डबल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन में दिया है, आप डबल लाइन भी बना सकते हैं। ये बैक स्ट्रेप पे हम स्टिचिंग शो करेंगे। ये टंग पे भी हम स्टिचिंग शो करेंगे। एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे हमारा ऑक्सफोर्ड स्लिप ऑन का जो स्टैंडर्ड है वो बनकर तैयार है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं कि किस पॉइंट से कहाँ कहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। अब बॉटम यानी बेस लाइन को कट करने से पहले हम इसमें लास्टिंग अलाउंस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे है हमारा 14 mm, यहाँ है 16 mm, and at the seat portion, back portion, it will be 18 mm.
लास्टिंग मार्जिन ऐड करने के बाद पेपर कटर की मदद से या फिर नाइफ की मदद से इसकी कटिंग करेंगे बेस लाइन से। सो गाइस फाइनली स्लिप ऑन अपर का स्टैंडर्ड बनके तैयार है आपके सामने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इसके कंपोनेंट्स कट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अमंग योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो